इस दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सोच नहीं सकते। बस इतना समझ लिए, बहुत कुछ सोच सकते हैं, एंड एक बार अगर आपने सोच लिया, ठान लिया, तो आप कर ही देंगे। तो कुछ असंभव नहीं है। आज का टॉपिक भी असंभव नहीं है याद करने के लिए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। छोटा लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में पढ़ने के लिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो बेसिक समझते हैं। 3 टाइप के इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट से जो पैदा होते हैं। पहला जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, हीटिंग, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा मैग्नेटिक, जिसके ऊपर हमारा पूरा अगला चैप्टर बेस्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। और तीसरा केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट अगर आप आगे जाके साइंस लेते हो तो आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये 3 इफेक्ट्स, जिसमें हीटिंग अभी हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक के ऊपर पूरा चैप्टर है, केमिकल आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अगर आप पीसीएम लेते हैं यानी साइंस लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट का। वैसे उसमें बताने कुछ नहीं, मैं हल्का सा ब्रीफ आपको समझा दूंगा। आज मेन क्या पढ़ना है, आज मेन हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्या है, बहुत ईजी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको समझने में, और 5 मिनट या 10 मिनट लगेगा 1-2 न्यूमेरिकल्स करने में मेरे साथ। उसके बाद कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है, बस खत्म। ठीक है, तो आइए समझते हैं जल्दी से जल्दी। मैं चाहता हूँ जितनी छोटी से छोटी वीडियो हो सकती है उतनी बनाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल फोकस होकर देखें। ये जो लास्ट 2 वीडियोज़ आई हैं, इसके पहले इलेक्ट्रिक पावर की और अभी हीटिंग इफेक्ट की, मैंने देखिए छोटे छोटे टॉपिक से एंडिंग है चैप्टर की। मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा बिना फालतू बोले आप बिल्कुल फोकस करके पढ़ो, ऐसी मैं वीडियो बनाऊँ। और बहुत ही अच्छी बनी थी इलेक्ट्रिक पावर की भी, उसमें सारे वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हमने करे थे। उसका ही सक्सेसर पार्ट है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको अभी देखिए अच्छे से पढ़ते हैं। हेडिंग डालते हैं पहले, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए समझिए पहले, जब भी कोई रेजिस्टेंस वायर ले लिया, मतलब कोई मान लो रेजिस्टर ले लिया, मान लो यार ये कोई भी अलॉय ले लिया, कोई भी अलॉय ले लिया, मतलब इसकी थोड़ी रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस इसकी हाई है, मैंने एक अलॉय ले लिया। इसके थ्रू जब भी मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा, फिर से इसके थ्रू जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा, हाई रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, जब भी किसी हाई रेजिस्टेंस वायर या कंडक्टर या रेजिस्टर के थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, तो लॉट अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ हीट, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होते जाएगी, और जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा भी हीट प्रोड्यूस होते जाएगी। अभी उसको और डिटेल में समझेंगे। अभी बस इतना समझिए, अगर किसी भी वायर के पास, वायर के थ्रू जिसमें थोड़ी रेजिस्टेंस होगी, उसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करूं, उसके थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूं, तो हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को कहा जाता है प्यार से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इजी, समझ में आ गया। अब और बताता हूँ आपको। अब थोड़ा न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको लिखते हैं। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज के अगर को मैं बेस मान के एक वर्क की डेफिनेशन बनाऊँ, देखिए ये याद कर लीजिए। जब भी हम कोलाम यानी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को बेस मान के कोई भी वर्क की अगर फॉर्मूला लिखते तो वो ऐसा रिलेशन बनता है। ठीक है ना, ये है चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, तो वर्क डन कितना होगा ये होगा। ठीक है, अब देखो Q हमें पता है क्या होता है, Q होता है I इंटू टी। कहाँ से मिला, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी से Q मिल गया हमें I इंटू टी, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता ही है, V इज इक्वल टू आई आर। पुट कर दो W इज इक्वल टू Q की वैल्यू पुट कर दो I इंटू टी इंटू V की वैल्यू I इंटू R। अब यहाँ से W की वैल्यू क्या हो गई, I का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R इंटू टी। ठीक है, और ये वर्क डन क्या है, ये वर्क डन क्या है, अरे भैया इलेक्ट्रिक पावर में जब ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, बोलो हाँ। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, बोलो हाँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कंज्यूम होती है तभी तो हीट प्रोड्यूस होती है, यानी यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, हीट के इक्वल होगा, यानी हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये फॉर्मूला नोट्स में चले जाना चाहिए, और ये फॉर्मूला रट जाना चाहिए, एक टाइप से रट जाना चाहिए ये फॉर्मूला।
ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स इस पार्ट से बनते हैं इसी फॉर्मूला के बेस पे बनते हैं। ठीक है, H इक्वल टू यानी हीट प्रोड्यूस इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू आर इंटू टू। अब यहाँ से पता क्या चल रहा है, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर से, हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस से, हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से टाइम से। अब इन कंक्लूजन्स को थोड़ा और समझते हैं। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, यानी करंट ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर है जो ये क्या कहते हैं डिटरमाइन करेगा कि हीट ज़्यादा होगी, कम होगी, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत कम होगी। देखो जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे हीट बढ़ती जाएगी। सेम रेजिस्टेंस, जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके थ्रू ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सेम टी, अगर ज़्यादा देर तक करंट जा रहा है, मतलब मान लो एक वायर में करंट सिर्फ 2 सेकंड के जा रहा है, उसके अपोजिट एक वायर में करंट 4 सेकंड तक उसमें करंट है, तो उसकी हीट ज़्यादा होगी। तीनों चीज़ों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे बड़ा फैक्टर है आई से स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, तो सबसे बड़ा फैक्टर करंट है। लेकिन ये तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से हीटिंग इफेक्ट क्लियर होगा, कुछ खास है नहीं। हीटिंग इफेक्ट मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इसका एप्लीकेशन हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में होता है। आप सभी को पता है हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्या होता है, मेटल्स की जगह अलॉयज लगे होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस हाई होती है, तो जब करंट जाता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो जो हीटिंग डिवाइस का मटेरियल होता है हीट हो जाता है और अपना हीटिंग आप कर सकते हो। तो ये इसका एप्लीकेशन है मोस्टली। अब जैसे एक और बात है कि जब करंट जाता है ना किसी रजिस्टर के थ्रू, तो सारी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है, और भी फॉर्म्स होती है एनर्जी की। बस इतना समझो, ऐसा नहीं है कि सारी एनर्जी जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें मोस्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। अरे भाई समझो ना, जैसे कोई नॉर्मल है कंडक्टर, तो ऐसा नहीं होगा, होगी जरूर, ऐसा नहीं है। देखो रेजिस्टर में होगी, कंडक्टर के पास भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, तो उसमें भी हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन क्योंकि कम रेजिस्टेंस होती है तो ज़्यादा कम हीट प्रोड्यूस होगी, तो सारी एनर्जी नहीं रिलीज हो पाएगी हीट एनर्जी के तौर पे, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आगे जाएगी ऐसे ही। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस की बात होगी जिसमें अलॉयज लगा होता है, उनकी रेजिस्टेंस हाई होती है, तो उसमें क्या होता है, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और यहीं से इसका एप्लीकेशन भी बनता है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में इसका एप्लीकेशन थोड़ा यूज़ होता है। लास्ट में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे उसके बारे में भी, कोशिश करेंगे तो आपको वो भी समझा दूँ। ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा है, बहुत बेसिक टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। ये रहा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपके सामने। मैं क्या करता हूँ, एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर, फिर और समझ में आएगा। तो मैं लाता हूँ पहला न्यूमेरिकल ऑन द स्क्रीन। ये शानदार, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पीडी ऑफ 50 वोल्ट्स। देखो इसको कर सकते हो तो कर लो, फॉर्मूला है ही पता है, दिमाग लगाओ। फॉर्मूला में क्या चाहिए, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फॉर्मूला में क्या चाहिए, आई चाहिए, आर चाहिए, टी चाहिए। आप ढूंढो, दिया है क्यू, दिया है नहीं चाहिए था क्यू, टी दिया है वेरी गुड, पीडी भी नहीं चाहिए था, चाहिए क्या, टी है। चलो इसको टी को पहले कन्वर्ट कर लो, इस टी को पहले 60 इंटू 60 लिख लो, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। भाई 1 आवर में 60 इंटू 60 तो सेकंड्स होता है, 3600 सेकंड्स। तो चलो ये कन्वर्ट हो गया, मतलब टी हमारे पास आ गया। पीडी की जरूरत नहीं है, क्यू की भी जरूरत नहीं है, आई की जरूरत है। तो आई देखो निकाल सकते हो, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ना, तो 96,000 है आई और टी है 60 इंटू 60। आओ थोड़ी कैलकुलेशन मारते हैं धुआंधार, देखते हैं क्या आएगा। 96, अच्छा चलो इसको 3 से ही करते हैं पहले। 2320 और तो 2 से भी हो जाएगा, चलो बढ़िया। 160 नहीं 160 अपॉन 6 एम्पेयर है करंट। करंट मिल गया, करंट मिल गया, टाइम मिल गया, रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस यहां से निकाल लो। करंट आपने निकाल ही लिया है 160 अपॉन 6 एम्पेयर, ठीक है। पीडी आपको दे ही रखा है 50 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस निकाल लो, वी अपॉन आई। वी कितना है 50 अपॉन आई, ऐसा होगा अपॉन आई, ऐसा लिख लो। करो इसे सॉल्व, क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 30/16। 30/16 को सॉल्व करोगे तो आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग ओम्स, ठीक है। खुद कैलकुलेशन अच्छे से खुद करना, 1 पॉइंट समथिंग ओम्स आएगा। फिर क्या है, फिर तो आई आराम से निकाल लो, एच आराम से निकाल लो। आई का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 160 इंटू 160 अपॉन 36,
इंटू आर 1 पॉइंट समथिंग इंटू 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 क्या है अपना, और क्या चाहिए होता है इस फॉर्मूले में, आई है, आई का स्क्वायर आर इंटू टी, टी है 60 इंटू 60। बस ये करो, आंसर आएगा जूल्स में। ठीक है ना, कैलकुलेशन पार्ट आपका काम, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कैलकुलेशन में। समझ में आ गया होगा, जितनी वैल्यूज दी हैं, आई निकाला, आर निकाला, टी हमें दे ही रखा था, जो बाकी दो वैल्यूज थी उससे आई और टी निकाल लिया, फॉर्मूला लगा लिया, आ गया सॉल्व। ठीक है, बस खत्म ये क्वेश्चन। मैं लाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ये एक और क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर आप पॉज करके इसे सॉल्व करना। ठीक है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर and of equal lengths and diameters are connected in series and parallel across the same potential difference. Find the rate of heat produced in both the combinations. तो कर सकते हो तो कर लो, वरना मैं तो इसे करने ही जा रहा हूँ सॉल्व। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबसे हाई एडवांस लेवल का क्वेश्चन यही बन सकता है। इस कुछ नहीं करना है, बस बेसिक को ध्यान रखना है। देखो, अगर बेसिक इसका कैसे बनेगा, एक वायर यहाँ, एक वायर यहाँ, ठीक है, ऐसा कुछ सीरीज में लगा है, और एक वायर यहाँ, एक वायर यहाँ, इसमें थोड़ा सा पैरेलल में लगा है। ठीक है, एक में सीरीज में लगा, एक में पैरेलल में। अब देखो, वायर की सेम लेंथ है, सेम लेंथ है, ठीक है, सेम रेजिस्टेंस है। मान लो इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस मिलेगा R1 मिलेगा, इन दोनों कंबाइंड रेजिस्टेंस R2 मिलेगा। ठीक है, सेम रेजिस्टेंस सेम लेंथ। ठीक है, मान लो हर एक के रेजिस्टेंस की क्या है वैल्यू, x है, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू x है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस को एक में R1 मान लिया, एक में R2 मान लिया, तो क्योंकि कंबाइंड रेजिस्टेंस तो अलग ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर समझ गया हो ना क्वेश्चन, तो समझ गया हो ना। ठीक है, अगर मैं मानूं कि लेट, सोल्यूशन लिखते हैं, लेट रेजिस्टेंस बी x ऑफ बोथ द केसेस। ठीक है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस देखो, सीरीज वाले सर, सीरीज वाला केस ही पढ़ रहा है, अभी फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं सीरीज वाला। कंबाइंड रेजिस्टेंस देखो, x प्लस एक्स हो जाएगी 2x। ठीक है, जानते ही हो। आई, अगर इस वाले सीरीज वाले केस में आई को I1 मान लें, तो देखो I1 क्या होगा, V अपॉन आर, V अपॉन R1। ठीक है, V सेम है। ठीक है, ये होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो, R हो गया, R पता चल गया, I पता चलेगा, T भी अगर पता चल जाए, T अगर पता चल जाए, तो देखो क्वेश्चन में देखो, सेम मटेरियल इक्वल लेंथ आर कलेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। मान लेते हैं, देखो फाइंड द रेशियो, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये टी टाइम में हो रहा है, उसमें भी टी टाइम में होगा, क्योंकि इक्वल लेंथ वेल्थ है, जो जितना टाइम होगा उतना ही टाइम उसमें भी होगा। तो टी टाइम के लिए हो रहा है, टाइम क्या है, टी। ठीक है, ये R1 की वैल्यू पुट कर दो, 2x आ जाएगा। तो देखो R मतलब हीटिंग का, हीटिंग निकालनी ना, देखो हीटिंग फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है। ठीक है, तो H इक्वल टू आई का स्क्वायर, देखो आई क्या है, V अपॉन 2x, V अपॉन 2x का स्क्वायर इंटू R क्या है, R देखो R1 है यहाँ पे और I1 है, R1 क्या है 2x का स्क्वायर। ठीक है, और आगे चलो, और इंटू टी। ठीक है, तो ये बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी ही दूसरी इक्वेशन भी आराम से डिराइव हो जाएगी, खुद ही सोचो। अब क्या हो गया, अब देखो R तो यहाँ पे भी x ही है, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को तो x ही माना है। R2 यहाँ पे एक बार पैरेलल में लिख लेगी, तो पैरेलल का कैसे निकालते हैं, देखो 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो x हो गया एलसीएम, x हो गया एलसीएम, 2 है यहाँ पे आ गया, तो 1 अपॉन R2 हो गया 2 बाई एक्स, तो R2 कितना हो गया, x बाई 2 आ गया ना, R2 भी आ गया हमारा, R2 यानी कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड केस, सेकंड केस की बात हो रही है यहाँ पे। ये क्या हो गया, x बाई 2 हो गया। ठीक है, I2 देखते हैं, I2 देखेंगे, V तो सेम ही है, R2 है यहाँ पे, और R2 की वैल्यू आपको पता है x बाई 2 है। ठीक है, T यहाँ पे भी सेम ही है, सेम टाइम के लिए, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ठीक है, तो H इक्वल टू आई V अपॉन, तो ये हो जाएगा 2V अपॉन एक्स, क्योंकि x बाई 2 को ऊपर ले जाओगे तो 2V बाई एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू R2 है यहाँ पे, I2 है, R2 कितना, x बाई 2 का स्क्वायर इंटू T। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अगर ये दोनों इक्वेशन क्लियर है,
एक बार वापस भी देख सकते हो अगर क्लियर ना हो। वैसे खुद भी आप बना सकते हो, इक्वेशन बनाने में कोई बुराई नहीं है, आराम से इक्वेशन बना सकते हो। ये रही पहली इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन। अभी इसको पॉज करो और यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस देखो। देखो ये रही h की, ये v/2x² यानी i का स्क्वायर, h इक्वल टू i का स्क्वायर r। अच्छा r क्या है यहाँ देखो, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी शायद वही गलती होगी, r यहाँ पे r का स्क्वायर नहीं हो रहा, खाली i का स्क्वायर हो रहा है। तो देखो i1 यहाँ से मिल गया v/2x का स्क्वायर, ठीक है। फिर r मिल गया 2x, r हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस 2x निकाला था वो रखा, t टाइम में हो रहा था। यहीं पे ऐसे ही जो i का स्क्वायर करना है, i हमने निकाला था इसमें v/r2, तो इसका स्क्वायर r2 यानी कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड पैरेलल हमने यहाँ पे निकाला, x/2 निकला, x/2 रखा, और फिर t टाइम के लिए था। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों के इक्वेशन को डिवाइड करना। तो आओ डिवाइड भी कर लेते हैं, ये ऊपर का तामझाम हटा देते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी कोई नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के आ सकते हैं, बस आपको दिमाग लगाना है, हड़बड़ाना नहीं है, सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। रेशियो निकालना था तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, h1 रेशियो h2 निकालना था, ठीक है। अब यहाँ देखो ये सिंप्लीफाई होंगे, अब एक सिंप्लीफाई करते हैं ताकि और आराम से रेशियो निकल जाए, ठीक है। खाली दोनों इक्वेशंस लिखे रहने देते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जल्दी से निकालते हैं। अब देखो v/, ये इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, v/2x इंटू v/2x इंटू 2x इंटू टी। तो इस 2x से ये 2x मर गया, तो ये आ गया v का स्क्वायर अपॉन 2x इंटू टी। तो ये इक्वेशन इतनी सी बच गई। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसको अगर मैं यहाँ सिंप्लीफाई करूँ तो क्या लिखा, 2v/x इंटू 2v/x, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया, ठीक है ना। ये बात तो समझ ही रहे हो, सिंपल बातें समझते जाओ बस। अपॉन x इंटू x/2 इंटू टी। तो देखो इस x से ये x कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो आ गया 2v² अपॉन x इंटू टी, ठीक है। तो अब तो आराम से इसका रेशियो निकाल, तो एक में v² अपॉन 2x है, एक में 2v² अपॉन x है इंटू टी हो रहा था, और रेशियो निकालते हैं, h1/h2 निकालते हैं, ठीक है। क्या होगा, h1 ये रहा, v का स्क्वायर अपॉन 2x, यहीं पे लिख लेते t। अब देखो डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, 2v² t अपॉन x से। अब आप सभी को पता है जब डिवाइड का रेशियो इनटू में बदलते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रेसिप्रोकल को x अपॉन 2v² t बन जाएगा, ठीक है। अब देखो x से s गया, t से t गया, v के स्क्वायर से v का स्क्वायर गया, और ये आ गया 1/4, यानी सिंपल सोवर रेशियो आ गया h1h2 का 1/4, यानी 1:4। तो इसी के प्रकार सक्सेसफुली और बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। तो अच्छा खासा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, सोल्व हो चुका है। 1:4 1/4 कट पीट होके यहाँ ऊपर 1 बचा, यहाँ 2 × 2 4 बचा, 1:4 h/h2 का फॉर्मूला आ गया। बस समझना क्या था, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को x माना, करंट सबका अलग, कंबाइंड रेजिस्टेंस दोनों के अलग, h का फॉर्मूला दोनों में लगाया, इक्वेशंस बनाए, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करा, और सिंपल रेशियो निकाल के सिंपल सोवर आंसर आ गया। बहुत ही होल नंबर के रेशियो आ गए, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं, यही यार खत्म होती है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है, अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट डस्टर उठाने दो, अगर मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है, कुछ लिखने नहीं वाला, समझा रहा हूँ बस। एप्लीकेशंस होता है, जैसे इनके एप्लीकेशंस हैं, इनके एप्लीकेशन देखो। फर्स्ट में अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले तो फर्स्ट में ये इनके एप्लीकेशन हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में ही होते हैं, ठीक है। सेकंड में अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ में होते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ में अभी नहीं बता रहा क्योंकि इसका बहुत ही डिटेल में हम मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ने वाले हैं। थर्ड इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। ये दोनों पार्ट जो है ना इनके एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इलेक्ट्रिक बल्ब वाले, ये मैं मैग्नेटिक में पढ़ाऊँगा। और इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस का एप्लीकेशन तो आपको पता ही है यार, पता समझाया भी था कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में क्या होता है, एक अलॉय लगा होता है मेटल प्लेट में, मेटल प्लेट की जगह अलॉय लगा होता है। तो जब उसके थ्रू रेजिस्टेंस जाता है, करंट जाता है, तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो वो काम आती है, वो फिर हीट काम आती है। कोई भी चीज़, जैसे इलेक्ट्रिकल गीजर है तो उसमें जो प्लेट लगेगी वो गर्म हो जाएगी, पानी गर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन है, उस प्लेट गर्म हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो आपके कपड़े प्रेस यानी आयरन हो जाएंगे। तो ये सब यूजेस होते हैं, बहुत ईजी एप्लीकेशंस हैं,
याद भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी ऐसे ही है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन लगा होता है, वो हीट हो जाता है तो फिर लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ आता है सर्किट्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ में। तो उसमें एक बहुत ही छोटी सी पतली सी वायर होती है, जब हीट उसमें बढ़ती है तो वायर ब्रेक हो जाती है, नहीं जब करंट ज़्यादा बढ़ने लगता है वायर ब्रेक हो जाती है, सर्किट टूट जाती है। तो फिलहाल इन दोनों को तो मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ मैग्नेटिक्स में। ये आप जानते ही हो, मैं मेरे से पढ़ भी चुके हो बीच में चैप्टर के, तो ये आप जानते ही हो एलॉयज़ वाला केस है। बस यही चैप्टर ख़त्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर इसी टॉपिक के साथ ख़त्म होता है। लेकिन अभी एक और वीडियो आएगी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एक वीडियो और आएगी जिसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिक्स करके, जो काम आएगा आपके लिए बोर्ड में। तो हंसते हंसते आज जा रहे हैं, फिर मिलेंगे, फिर आपके कब मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तो बने रहें। और हाँ, जाते जाते एक और बात है कि सुन के जाइए, ठीक है। पहले तो स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय तो मैंने कह दिया। उसके अलावा जाते जाते ये कि लहरों से डर को नौका पार नहीं होती,